बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एम एजुकेशन, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एजुकेशन इन पाकिस्तान के हवाले से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जो आपका चंद दिनों के बाद इम्तहान होने वाला है उसमें ये वाइवा टाइप या ऑनलाइन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो सवालात मैंने तैयार किए हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि एजुकेशन इन पाकिस्तान, जिसके बेसिकली दो बड़े फेज हैं। इससे पहले भी जिस वक्त मैं आपको क्लास में पढ़ाया करता था और मैंने बताया हुआ है कि एक वो फेज है जो क़ियाम पाकिस्तान से पहले का है, और एक वो फेज है जो क़ियाम पाकिस्तान के बाद एजुकेशन के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके अंदर एडवांसमेंट हुई हैं, वो सारी की सारी क़ियाम पाकिस्तान के बाद। तो आज जो अभी फर्स्ट फेज में जो मैं अभी आपसे अभी और इसी वक्त शेयर कर रहा हूं वो ये है कि क़ियाम पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान में, जिसको ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता था, इसके अंदर एजुकेशन के मामले में क्या क्या पेशरफ्त हुई उस सिलसिले में मैं आपसे अभी मुखातब हूं। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान बनने से पहले एजुकेशन जो भी जिस तरह की भी थी हिंदुस्तान के अंदर, उसको अगर मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करें तो वो सात बड़े अदवार बनते हैं। वो अदवार कितने हैं? वो 7 बड़े अदवार हैं। देयर आर 7 पीरियड्स बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन about these periods. The first one period was started in 1813 to 1835. This period was also called Charter Act of 1813 to report of Lord Macaulay. The second period was 1835 to 1854. And this period was also called Report of Lord Macaulay to Wood Dispatch. And the third period of this situation was started 1854 to 1882, Wood Dispatch to Indian Education Commission. And the fourth period was started in 1882 to 1904, Indian Education Commission to Resolution of 1904. And the fifth period was started from 1904 to 1919, Resolution of 1904 to Calcutta University Commission. And the sixth period was started from 1919 to 1929 with the University Commission to IS Commission. And the seventh period of education before Pakistan was started in 1929 to 1947, IS Commission to establishment of Pakistan. These are the 7 stages. If we say these are the education stages which was applied in British India, and the more and the foremost important thing which I would like to share with you and tell you, and it is also very truth, that was I would like to say in Urdu so that you understand and comprehend well. Basically क़ियाम पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान के अंदर जो तालीमी निज़ाम था, ये वो तालीमी निज़ाम था जो कि मुसलमानों की मीरास के बिल्कुल खिलाफ था। ये 4-5 बातें आपने ज़हन में रखनी हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में। ये जो ब्रिटिश का निज़ाम था, ये सबसे पहले ये बात कि जो मुसलमानों की मीरास थी, मुसलमानों की जो रवायात थी, मुसलमानों की जो सकाफत थी, मुसलमानों की जो रवायात, मुसलमानों की जो रसूमात रवायात, उनकी जो आदात अतवार कल्चर सिविलाइजेशन सबसे समझ लेके उनके खिलाफ थी।
जितना भी निसाब बनाए गए उनके अंदर जो मुसलमान हैं उनको बिल्कुल शामिल नहीं किया गया। एक तो ये बात। दूसरा नंबर ये बात कि जो ब्रिटिश इंडियन यानी कि या इंडिया के अंदर जितना भी निसाब बनाया गया था इससे पहले, ये जितनी भी कोशिशें हुई इन 7 अदवार के अंदर, ये 7 अदवार बेसिकली 1813 से लेके 1947 तक बनते हैं। तकरीबन ये 34 साल ये बनते हैं। 134 साल के अंदर जो 7 बड़े एजुकेशन के अदवार आए हैं उसके अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उनमें अगर आप गौर से देखें तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को सवाए इसके कि ये क्लर्क पैदा हो सके इससे बड़ा निसाब नहीं दिया। उन्होंने मुसलमानों को अपने कारकुन की हैसियत से इन्हें बेहतरीन कारकुन बनाने के लिए इनकी सोच इस तरह की कि ये मजाज के लिहाज से तो क्या थे, मजाज के लिहाज से तो ये मतलब नस्ल के लिहाज से तो ये हिंदुस्तानी थे, लेकिन मजाज के लिहाज से ये अंग्रेज मान गए। और उनकी कोशिश भी यही थी कि इनका जो मजाज है उस तरह का डेवलप किया जाए ताकि ये हमारे बेहतरीन कारकुन बन सकें, हमारे बेहतरीन कारिंदे बन सकें, हमारे बेहतरीन ये नौकर बन सकें। फिर दूसरा नंबर जो बात हमें ध्यान में ये रखनी चाहिए उस निसाब के अंदर, यानी कि वो इस लेवल का निसाब था कि जो मुसलमान हैं वो किसी भी बड़े ओहदे के लिए या बड़े ओहदे पे नहीं जा सकते थे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो क्लर्क तो बन सकते थे, लेकिन वो बड़ी जो जॉब्स होती हैं, सिविल ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट जिनको हम कह सकते हैं 17-18 जो गजटेड लेवल की जो पोस्ट्स हैं, उनके लिए इनका जो निसाब था वो बिल्कुल ही यानी कि नाकाफी था। इट मींस कि ये बेसिकली अंग्रेज के दिमाग के अंदर जो पहले से एक रवश चली आ रही है मुसलमानों के खिलाफ वो इनके अंदर मौजूद थी। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी 1857 की जंगे आजादी का जो असल जुम्मेदार हैं वो अंग्रेज मुसलमानों को समझते थे, और वो ऐसी उनके अंदर एक मुखालफत मुसलमानों के खिलाफ पैदा हो चुकी थी जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि इनकी नस्लों को अगर तबाह करना है तो इनका जो निसाब है वो इस तरह का रखा जाए ताकि ये जो मुसलमान हैं ये आगे तरक्की ना कर सके। तो ये थी कुछ ज़िम्नन बातें उनकी, यानी कि यहाँ पर जो कोशिशें की गई, यहाँ पे जो काम किया गया। अभी मैं आपके सामने ये हर जो दौर है इसकी चंद खसूसी जो बातें हैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि लॉर्ड मिकाले कौन था, आपको पता चल जाए वुड डिस्पैच क्या था, आपको ये पता चल जाए आईएस कमीशन क्या था, और आपको खास तौर पर पता चले उसके बाद इनके नतीजे के तौर पे इन रिएक्शन ऑफ दीज एजुकेशन डेवलपमेंट्स ऑफ इंग्लिश मुसलमानों ने क्या सोचा, उन्होंने कौन कौन से दायरे कायम किए। तो मैं आपसे ये पहले बताना चाह रहा हूं कि अभी ये जो मेरा लेक्चर है ये पाकिस्तान के अंदर या मतलब है पाकिस्तान से थोड़ा सा पहले की जितनी एजुकेशन के अंदर डेवलपमेंट्स हुई उनके बारे में इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट मेरा जो दूसरा लेक्चर होगा उसके अंदर एजुकेशन के अंदर 1947 के बाद जितनी भी अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, एडवांसमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे कभी उम्मीद है कि अगर आप ये दोनों मेरे लेक्चर सुन लेंगे तो एजुकेशन पाकिस्तान के हवाले से आप पूरी जिंदगी इंशाल्लाह कभी भी किसी मैदान में पीछे नहीं रहेंगे इस सिलसिले में। तो मैंने आपके सामने जो सबसे पहला जो पीरियड है 1813 से लेकर 1835 तक का, मैं उसके हवाले से भी आपके सामने कुछ चीजें मैंने नोट की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि शुरू में जितना भी सिलेबस बना, जैसे मैंने आपको बताया क्लर्क बनाना था, मुसलमानों को ईसाई बनाने की कोशिश थी, जो भी निसाब बनाया जाता उसमें जो ईसाईयत है उसका प्रचार किया जाता। तो आपको पता होगा कि इस बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर द फाउंडर ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी इन साउथ एशिया, यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसी का जो फाउंडर है, जिसने सबसे पहले तालीम के जिम्न में काम किया बड़े सगीर के अंदर, ये वो आदमी था जो ईसाई था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका मुलाजम था। ओवरऑल माशरे के अंदर यानी कि अंग्रेजों के कल्चर के अंदर इसे एक बहुत ही खुदा तरस और नेक यानी कि आदमी समझा जाता था, मुखलस आदमी समझा जाता था, और उसका नाम था चार्ल्स ग्रांट। ये जो चार्ल्स ग्रांट है ये एजुकेशनल जो पहली पॉलिसी है हिंदुस्तान की उसका ये क्या था, ये फाउंडर था। एक बात को आपने ये ध्यान में रखनी है, अगर ये बोले कोई पूछे who was the founder of the educational first policy in British India, you can answer, you must say Charles Grant। उसके बाद दूसरा था इसकी दूसरे इस वाले से he was the first person who gave the council
to the British government to start education of science, technology and Christianity। ये वो आदमी था जिसने बरतानिया के अंदर जाके पार्लियामेंट को ये बात बोली कि हिंदुस्तान के अंदर हमें तालीम शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के जो आदात अतवार हैं, इन लोगों की जो सोचें हैं, इन लोगों की जो सोचने समझने जो सलाहियत है और इन लोगों की जो थिंकिंग है, मेंटालिटी है, वो इंतहाई पीछे है, पस्ता है, कमतर है। लिहाजा ये है कि अगर हमने वहां पे, यानी कि उसके बकौल ये पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि अगर वहां पे हमने हिंदुस्तान के अंदर रूल करना है तो कम से कम ऐसे लोग तो पैदा हों जो कि नस्ल के लिहाज से चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, लेकिन वो जो लोग हैं मजाज के लिहाज से वो अंग्रेज हों। तो लिहाजा उसकी बात को ये बड़ी पजीराई मिली वहां पे। फिर उन्होंने क्या किया, इसी को बोला कि तुम जाओ और जाके वहां पर एजुकेशनल जो कॉन्फ्रेंस है या एजुकेशन जो पॉलिसी है वो तरतीब दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपका साथ देंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज है कि इसी जिमन में 1815 में एट गवर्नमेंट लेवल बम्बे एजुकेशनल जो सोसाइटी है वो इस बंदे ने कायम की, क्योंकि पहला काम तो ये कर चुका था। और अगर ये को पूछे कि बम्बे एजुकेशनल सोसाइटी कब कायम की गई तो आपको ये पता होना चाहिए 1815 को कायम की गई, अंग्रेजों ने कायम की थी, चार्ल्स ग्रांट ने कायम की थी। उसके बाद आगे ये आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो इस बड़े सगीर का जो सबसे पहला कॉलेज है उसका नाम क्या है, यानी कि ये बड़े सगीर जैसा कि मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं, इस बड़े सगीर के अंदर कम से कम 9 ममालिक उस वक्त शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें हिंदुस्तान भी है, जिसमें कश्मीर भी है, जिसमें अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी है, ईरान का कुछ हिस्सा भी है, बांग्लादेश भी है। इस तरह सब मिलाएं तकरीबन 8-9 ममालिक बनते हैं। तो ये सारे के मजमूए को बड़े सगीर कहा जाता था या ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। उस ब्रिटिश इंडिया का जो सबसे पहला कॉलेज है वो कब कायम हुआ, वो कायम हुआ 1816 में। और कहां पे कायम हुआ था, वो कलकत्ता में कायम हुआ था। उसके बाद आगे है ब्रिटिश पार्लियामेंट गेव द अथॉरिटी ऑफ एजुकेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू अ रेजोल्यूशन एक्ट 43 विद 1 लाख रुपीस। ये बात सबसे बड़ी ध्यान में रखने की इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है दफा 43 के मुताबिक उसे ये इख्तियार दिया गया था कि वो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो एजुकेशन का जो शोबा है उसको वो संभालें, और गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए की उस जमाने में इन्हें ग्रांट भी दी थी। उसके बाद आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन 1933 में थ्रू अ मॉडिफिकेशन एजुकेशन बजट वाज इंक्रीज्ड 1 लाख टू 10 लाख। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के अंदर जो है एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो 1 लाख पहले मंजूर किया था, उसके बाद उसने 1 लाख से बढ़ा के ये 10 लाख तक यानी कि मामूलत करना शुरू कर दी कि जो एजुकेशन सिस्टम है इसको मजीद बूस्ट अप किया जाए। ये था फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ, पहले नंबर ये बात ध्यान में रखने की है, चार्ल्स ग्रांट का किरदार था। फिर उसके बाद क्या है, उसने फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनाई और बाकी जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई। अब सेकंड पीरियड में क्या हुआ, सेकंड पीरियड आपके सामने ये 1835 को शुरू हुआ और 1854 तक रहा। इसमें सबसे पहले ये काम हुआ, इस पीरियड को दिस पीरियड वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड विद द नेम ऑफ लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले का जो है एक बड़ा किरदार है हिंदुस्तान की तारीख में। आज भी हम जब यानी कि मगरबी निजाम तालीम की बात करते हैं तो लॉर्ड मेकाले को सबसे पहले लाते हैं। ये वही आदमी था जिसने ये बात बोली थी कि जो मुसलमान हैं ये बेसिकली इनको यानी कि एक खास हद तक तालीम दी जाए वरना ये हमें हिंदुस्तान से निकाल देंगे। तो बहरहाल ये इसकी बातें काफी हैं। तो ये क्या था, ही केम इन इंडिया इन 10 जून 1934। 10 जून 1834 को ये हिंदुस्तान में आया। He was the member of Executive Council of Governor General and the President of the Education Committee। जो एजुकेशन कमेटी है उसका ये सदर था और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो गवर्नर जनरल की होती थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसका ये मेंबर था। इसका सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर काम ये है कि he has established 48 schools in British India। इसने 48 स्कूल जो है वहां पर ये चलाएं। और मैं कुछ के नाम आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। इसका पहला जो स्कूल है इसने बनाया, बल्कि वो तो समझ लें कि कॉलेज था, 1836 में इसने बल्कि 2 कॉलेज बनाए। एक ये था कि हेगली कॉलेज कलकत्ता, हेगली, और दूसरा मेडिकल कॉलेज कलकत्ता। इसने मेडिकल कॉलेज भी बनवाया। उसके बाद 1844 में इसने हिंदू कॉलेज कलकत्ता बनाया फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियर बनाने के लिए इसने 1844 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता। 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेज रीढ़
रीढ़, ये हिंदुस्तान की एक जगह है, वहां पर इसने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। उसके बाद थर्ड जो पीरियड है ये बेसिकली शुरू होता है 1854 टू 1882 से। इसमें जो सबसे दिस पीरियड वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ वुड्स डिस्पैच। जो वुड डिस्पैच है इसके नाम से इस दौर को याद किया जाता है। और ये कौन था? ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका ये सदर था। इसने कौन कौन से इदारे कायम किए हैं? 1856 में इसने इंजीनियरिंग कॉलेज कलकत्ता कायम किया। 1857 में इसका ये हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव अप्रूवल 3 यूनिवर्सिटीज। 3 यूनिवर्सिटियां एकदम फौरी इसने ऑर्डर दिया कि 3 यूनिवर्सिटियां कहां पे काम की जाए? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बम्बे यूनिवर्सिटी। 3 यूनिवर्सिटियां जो हैं 1857 में इसने मंजूरी दी और बनवाई। 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट कि जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो बड़ा तारीख में एक बड़ा मुकाम रखता है, ये वुड डिस्पैच ने बनवाया। और कब बनवाया? 1864 में। उसके बाद 1869 में लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाया। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं एक यानी कि रवायत के मुताबिक 1878 को और एक के मुताबिक 1881। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि 1881 जो है ये ज्यादा बेहतर है और ये ज्यादा सदका है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर है उसकी जो मंजूरी है वो भी डिस्पैच यानी वुड डिस्पैच ने ही दी थी। तो ये इसका सबसे बड़ा कारनामा है। उसके बाद चौथा दौर आ जाता है। ये जो दौर है ये 1882 से स्टार्ट होता है, 1904 तक आता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया गया सर विलियम हंटर का काम है। ये सर विलियम एजुकेशन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और इन्होंने इंडियन एजुकेशन जो कमीशन है सबसे पहला जो इसने काम किया इंडियन एजुकेशन कमीशन कायम किया। उसके बाद इंडियन एजुकेशन सर्विस वाज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन 1886। इंडियन एजुकेशन जो सर्विस है ये कब कायम की गई? 1886 में। उसके बाद इसने इलाहाबाद में कुतुब इलाहाबाद अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर है। इलाहाबाद इज द नेम ऑफ ए सिटी इन इंडिया। तो 1887 में इसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कायम करने की मंजूरी दी इसने सर विलियम हंटर ने। उसके बाद 1901 को इसी की मंजूरी से डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन का ओहदा कायम किया गया। पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन का ओहदा नहीं था। और उसके बाद इसी के सरकर्दगी में लॉर्ड कुर्जन ने शिमला में पहली ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कायम की। ये चौथे पीरियड के खास वाकयात थे। अब आगे आ जाता है पांचवा पीरियड। ये शुरू होता है 1904 से लेके 1919 तक होता है। सबसे बड़ा जो कारनामा इस दौर का वो ये है कि इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। जो नई तालीमी पॉलिसी है उसको मुतारफ करवाया गया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यानी कि इससे पहले जो निसाब के अंदर लोगों को मुकम्मल तोता बनाने के हवाले से निसाब जो है ये मतलब ये है कि ये स्कूलों में पढ़ाया जाता था। लेकिन इसने थोड़ा सा सोचा, इसने बोला कि नहीं, इसने बड़ी खूबसूरत बात की। इसने बोला निसाब वो होना चाहिए जो बच्चों की सलाहियत को तलाश कर सके, जो बच्चों की हिडन क्वालिटीज हैं उनको तलाश कर सके। इसने बल्कि यही बोला था कि किसी ने पूछा कि व्हाट इज करिकुलम, इसने जवाब दिया करिकुलम इज दैट व्हिच हेल्प टू फाइंड आउट द हिडन क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद इसने 1905 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का जो क़याम है वो अमल में लाया। ये एक बहुत बड़ा यानी कि काम था। 1909 में डायरेक्टर जनरल तालीमात का ओहदा इसने खत्म कर दिया और तमाम जो महकमे हैं जो दाखिला के यानी क्योंकि ये से पहले जो डायरेक्टर एजुकेशन थी ये महकमा दाखिला के साथ मुंसलिक थी। अब इसने एजुकेशन को एक अलग से शोबा बना दिया। उसका नाम रखा महकमा तालीम सेहत व राजी। ये बात ज़हन में रखने की है। 1915 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी, इसने बनारस यूनिवर्सिटी जो है 1915 में बनाई। और 1916 में पटना में खवातीन यूनिवर्सिटी कायम की यानी वीमन यूनिवर्सिटी। और 1917 में भी इसने रंगून यूनिवर्सिटी के नाम से एक यानी कि यूनिवर्सिटी कायम की। उसके बाद 6 पीरियड आ जाता है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1919 से शुरू होता है और 1929 तक रहता है। इसमें जो सबसे बड़ा जो काम हुआ वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको सिडलर कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन के तहत दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस कमीशन के तहत पहले जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो एजुकेशन थी दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन।
यानी फर्स्ट ईयर की एजुकेशन जो है ये भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में होती थी। इस यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के तहत पहली बार ये हुआ कि 11वीं और 12वीं क्लासें जो हैं फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर है इसको यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया गया। उन्हें बोला कि यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और आगे मास्टर है, फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर है इसको यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से अलग कर दिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1920 में लखनऊ यूनिवर्सिटी कायम की गई। इस दौर में 1921 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कायम किया गया। 1922 को नागपुर यूनिवर्सिटी कायम की गई और दिल्ली यूनिवर्सिटी कायम की गई। 1923 को इब्तदाई तालीम 6 से 11 साल तक लाजमी करार दी गई। जो बच्चे हैं उनकी जो इब्तदाई तालीम है वो 6 साल से स्टार्ट करनी है। 6 साल से पहले बच्चे को तालीम नहीं दी जाती थी, वो घर के माहौल में रहता था। और 1925 को इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कायम किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हेन वाज द इंटर बोर्ड यूनिवर्सिटी या इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाज स्टार्टेड एंड इट्स आंसर इन 1925। उसके बाद 7th पीरियड है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। तालीमी तब्दीलियों का जो 7वां दौर है ये 1929 से स्टार्ट होता है। इसमें ये था जो सबसे पहले काम किया गया कि ऑल द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया वाज रिवाइज्ड, रीचेक्ड, रीएवैल्यूएटेड एंड रीअसेस्ड एंड ट्राई टू यूनिफॉर्मिटी, यानी कि इस निजाम को दोबारा देखा गया, परखा गया, चेक किया गया, इसके अंदाजा लगाया गया और वो हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो इस नतीजे पर यानी कि अंग्रेज ये पहुंचे कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं इनके लिए एक जैसा निसाब होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत। ये एक इसका पॉइंट है। एक जाकिर हुसैन कमेटी भी कायम की गई थी 1939 में, ये भी एक बड़ी मशहूर है। और इस दौरान एक एक्ट भी बनाया गया था 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, जिसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी कि जो वजीर तालीम है इसके इख्तियारात बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद टेक्निकल तालीम के लिए ऑल इंडिया काउंसिल जो है ये कायम की गई थी। ये जो मैंने 7th पीरियड आपके सामने शेयर किए हैं, दीज वर द एफर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इन हिंदुस्तान। मैंने जो आपके सामने 7 बड़े हिंदुस्तान के अंदर अदवार एजुकेशनल जो पीरियड्स हैं वो बयान किए हैं, तो इन सब को अगर मजमूई तौर पर इन नट शेल अगर बयान किया जाए, दरिया को कुज़े में बंद किया जाए, तो जो नतीजा है वो ये हमारे सामने आता है। यानी कि अगर हम ये समझते हैं कि जो ब्रिटिश जो सिलेबस था जो अंग्रेजों ने यहाँ पे बनाया था, जिसमें जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ उसके अंदर लॉर्ड मैकाले भी थे, उसके अंदर वुड डिस्पैच भी थे, यानी वुड्स का बड़ा एक रोल है। इस तरह और भी जितने हमारे तालीम थे उन्होंने जितनी भी कोशिश की, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो करिकुलम है वो मैं आपके सामने अभी पेश करना चाहूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। जितना भी उन्होंने निसाब बनाया उनका सबसे पहला जो मकसद था टू क्रिएट ए सेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं, जितने भी हिंदू हैं, उनको ईसाइयत की तरफ लेके आना, इसको तबशीर कहते हैं। यानी कि ईसाइयत की इन्हें तबलीग करना और जो ईसाइयत है उसकी इन्हें बिशारत देना और इस तरफ लाना, ये उनके निसाब का सबसे पहला मकसद था। जो दूसरा मकसद था वो था डाइवर्जन ऑफ इस्लामी कल्चर। जो मुसलमानों की जो बेसिकली जो तालीमी मिरास थी उससे मुसलमानों को डाइवर्ट करना था। और जो तीसरा था सबसे बड़ी उनकी जो खुसूसियत थी उनके निसाब की वो थी एनस्लेवमेंट। जो मुसलमान हैं इनको ऐसा उन्होंने निज़ाम तालीम दिया हिंदुस्तानियों को कि इनके अंदर गुलामी का सेंस पैदा हो उनका। बल्कि लॉर्ड मैकाले ने तो ये बात कही थी कि हिंदुस्तान के अंदर हमें ऐसे लोग चाहिए जो नस्लन हिंदुस्तानी हों, मजाजन अंग्रेज हों। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एनस्लेवमेंट की शक्ल में हो सकता था कि गुलाम बनाने वाला निजाम था। और जो चौथी बात थी वो मेल स्टैंडर्ड करिकुलम। जो निसाब था वो इतना मेल स्टैंडर्ड था, इतना गैर मेयारी था कि अंग्रेज तकरीबन 150 साल यहाँ पर इस निजाम या मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशनल जो पॉलिसीज हैं, एजुकेशनल जो पीरियड्स हैं, इनमें से तो गुजरते रहे, लेकिन इस दौरान में कोई भी साइंसदान पैदा ना हो सका, उनका निसाब कोई अदीब पैदा ना कर सका, कोई बड़ा मुसन्नफ पैदा नहीं कर सका, कोई बड़ा फलसफी पैदा नहीं कर सका। तो इसका मतलब है कि उनका जो निसाब था दैट वाज मेल स्टैंडर्ड। उसके बाद मेन फोकस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। उनका जो ज्यादा फोकस था वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर था और क्लास 3 से लेके तीसरी क्लास लेके आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन था जो इंग्लिश थी ये कंपलसरी थी।
और उसके बाद बेसिकली वो अपना जो कल्चर है, इंग्लिश मीन कल्चर ऑफ वेस्टर्न, वो अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहते थे इंग्लिश के जरिए। और उसके बाद आगे था टू क्रिएट ए सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो मुसलमान थे उनकी ये मकसद था मुसलमानों के अंदर और हिंदुस्तानियों के अंदर कि इनके अंदर एहसास कमतरी पैदा करना। अब एहसास कमतरी पैदा करने के लिए उन्होंने कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए? सबसे बड़ा हथकंडा उन्होंने ये इस्तेमाल किया कि जब वो मुसलमानों को तारीख पढ़ाते थे तो अंग्रेजों की और यूरोप की तारीख इतनी बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे कि जो मुसलमान हैं वो बेचारे यानी समझे सासे कमतरी में चले जाते थे कि हमारी तारीख से तो उनकी तारीख बहुत बड़ी है। वो उसको एक्सटॉल करते थे, अपनी यानी जो हीरोज हैं उनके बड़ी बड़ी तारीफें पुल बांध दिया करते थे। और ये सारा कुछ कहां पे था? निसाब के अंदर था, उनका जो लिटरेचर है उसके अंदर था। तो मकसद क्या था कि जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं इनको मिसाल के तौर पर इनके अंदर एक सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किया जाए। और उसके बाद जो यानी कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर था आउट ऑफ डेटेड ए फोर्सफुल मूवमेंट। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने इस्लाम के हवाले से लाइफ ऑफ मोहम्मद, एक विलियम यूर ने किताब भी लिखी थी और उन लोगों ने ये प्रचार करना शुरू किया कि इस्लाम एक आउट ऑफ डेटेड मजहब है, लिहाजा ये वक्त के साथ नहीं चल सकता। तो ये बहुत बड़ी एक यानी कि साजिश थी इस्लाम के खिलाफ। और उन्होंने ये मिसाल के तौर पर मुस्लिम निसाब के अंदर आपने जो करिकुलम है इसके अंदर इस तरह की चीजें शामिल की हुई थी। अगरचे ये चीजें डायरेक्ट तो नहीं थी लेकिन इन चीजों के इशारे कुनाए और ऐसे अंदाज में उन्होंने अपने मौके पेश किए थे कि जो वो नजरियात लेकर निसाब के अंदर उन्होंने पुट अप किए थे उसके मुताबिक जो लोग हैं यानी कि जब पढ़ते तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो सोच है उनकी मर्जी की पैदा हो जाया करती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके नतीजे के तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, बादशाह मुसलमान थे, जो इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले थे, उन्होंने इसके बदले में क्या किया? तो मैं आपसे भी ये शेयर करना चाहता हूं कि उसके बदले में 4 बड़ी जो तंजीमें हैं, 4 बड़ी जो तहरीकें हैं वो चली। जिसमें सबसे पहली जो तहरीक थी उसका नाम है तहरीके देवबंद, दूसरी का नाम है तहरीके अलीगढ़, तीसरी का नाम है तहरीके नदवी या नदवी तहरीक और चौथे का नाम है जामिया मिलिया इस्लामी। ये 4 बड़ी जो तहरीकें हैं ये हिंदुस्तान के अंदर उठी चली और जिनका जो मुख्तलिफ मकासद थे इनके वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो तहरीक है उसका नाम था तहरीके देवबंद। यह तहरीके देवबंद जो तहरीक है ये 1866 को यानी कि ये स्टार्ट की गई। ठीक तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 1857 की जंग आजादी के 9 साल के बाद, क्योंकि 1857 की जंग आजादी के बाद जो मुसलमान हैं इनके ऊपर से हयातान कर दिया गया, इनकी जो जायदादें हैं वो जब्त कर ली गई, इनके जो मुसलमानों के पास बड़े बड़े होते थे वो छीन लिए गए, जो मुसलमान हैं इनको बड़ी तकलीफ दी गई, मुसलमान के स्टेटस को डी स्टेटस किया गया। तो और क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि हिंदू जो है ये बात अंग्रेजों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए थे कि 1857 की जो जंग आजादी है इसके जो असल मोरक हैं वो मुसलमान हैं ना कि हिंदू हैं। इन हालात में जो मुसलमान हैं वो आपने रसूम और रवाज भी अदा नहीं कर सकते थे। इस्लाम जो है इसके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था और ना सिर्फ इस्लाम के लिए बल्कि इस्लाम और मुसलमान दोनों के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। तो इन हालात में एक मर्द कलंदर सामने आते हैं जिनका नाम था मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी। 30 मई 1866 ईस्वी में मौलाना कासिम नानोतवी ने सहारनपुर, ये सहारनपुर एक बड़ा यानी कि इलाका है यूपी इंडिया का, ये इलाका है, उसका एक कस्बा है, उस कस्बे का नाम है देवबंद। वहां पर इन्होंने पहला दारुल उलूम जो है यानी कि जो है ये मदरसा कायम किया। दारुल उलूम आप इसको मदरसा कायम किया। इस मदरसे के जो सबसे पहले सरबराह थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो था मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी और जो पहले शिगिर्द थे वो थे मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह। इस जो इदारा है इसका सबसे बड़ा मकसद ये था रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट यानी कि अहयाए दीन। तो ये और उसके अलावा जो कुछ और भी मकासद है, मसलन बरसगीर में मुसलमानों को दीनी व इज्तिमाई जिंदगी की इस्लाह करना, बिदात का खात्मा करना, दीनी उलूम के इशाअत व तहफ़्फ़ुज़ था, यानी कि दीन के हवाले से इनका मेन फोकस था सर्वाइवल ऑफ द या सर्वाइवल एंड रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट। अनफॉर्चुनेटली
चूंकि वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर जो ज़मानी उलूम हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चूंकि ये सारे का सारा इनका जो जोर था वो इस्लाम उसकी तालीमात के ऊपर था, और जो ज़मानी उलूम जिसमें साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं था, जिसकी वजह से दारा जो देवबंद है ये ज़्यादा अरसा या उस लेवल का ऊपर के सामने यानी कि ना आ सका कि ये अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें। तो इन हालात में 1885 में सर सैयद अहमद खान ने हालात का जायजा लेते हुए तहरीक अलीगढ़ शुरू की। जो तहरीक अलीगढ़ है इसका इन्होंने दो मकसद लेके चले कि इस्लाम, तो मैं जिस तरह के साथ यानी कि आपको मैंने ये बता दिया मुतले अदवार, इनका जो कंक्लूजन है बरतानवी तालीम की खसूसियात के हवाले से मैं वो शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जो हिंदुस्तान के अंदर इन 7 अदवार का जो निचोड़ जिनमें, और वो चाहते थे, उनकी पूरी जिंदगी ये ख्वाहिश रही है कि मैं ऑक्सफोर्ड लेवल और कैम्ब्रिज लेवल के मैं इदारे बनाना चाहता हूँ। बात यह है कि उन्होंने जो भी काम किया वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा। जैसे साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने कायम की, MAO कॉलेज अलीगढ़ उन्होंने कायम किया, यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फिर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका जो एक और बड़ा कारनामा है कि आपने 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कायम की, तंजीमें कायम की। इनमें एक अंजुमन इस्लामी मुंबई था, अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर था, और सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन कराची था, जिनका ये सबसे बड़ा टारगेट था कि वो मजीद इन इलाकों में अदारे कायम करेंगे ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ सके, लोग दीनी उलूम भी सीखें लेकिन जो वक्ती उलूम हैं उनको भी सीख सकें। लेकिन चूंकि उस वक्त जो सरसियत है वो अंग्रेजों के मुलाजिम भी थे, और जो गवर्नमेंट है उनकी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ये इदारे चलाने के लिए मावनत भी मिलती थी, लिहाजा वो अपने लिटरेचर या नसाब के अंदर ज्यादातर जो मगरबी उलूम है उसको जगह देने लगे, और जो मजहब है उसका जो समझ लें कि जो एरिया है वो जरा तंग होने लगा। इन हालात में फिर एक और मर्द कलंदर जिनका नाम था मौलाना शिबली नुमानी, वो सामने आए और उन्होंने एक तहरीक शुरू की जिसका नाम था नदवी तहरीक। The Nadwa movement, one group of Muslims was not satisfied with the performance of Aligarh movement. Maulana Shibli Numani was the first person who was confused with the performance of Aligarh. ये मिसाल के तौर पर एक तबसरा है उनके हवाले से कि वो अपने असल मकसद में नाकाम हुई और मौलाना शिबली नमानी ने इस तहरीक का आगाज किया, और उन्होंने इस चीज को ऐलान ये बात शेयर की कि सर सैयद का ख्वाब तो अच्छा था लेकिन वो इस्लामी उलूम को अहया नहीं दे सके, उसको नहीं चला सके, लिहाजा हम एक ऐसा इदारा बनाएंगे जो वाकई ही 50-50% दीन को भी लेके चलेगा और साइंसी उलूम को भी लेके चलेगा। तो इस तहरीक में जो सबसे पहले ये तहरीक मैं आपको ये बताता चलूँ, इसका 1894 में जो नदवी तहरीक है ये स्टार्ट हुई, लेकिन असल इसने काम फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से 1898 में इन्होंने अपना काम असल में शुरू किया, और उनके जो पहले नाज़म थे उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी। नदवी तहरीक के बाद और एक और बात ये मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँ, इनके 2 बड़े मकासद भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक इनका मकसद था कदीम उलूम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक पेश करना और जदीद उलूम को नसाबों में शामिल करना। अब आखिरी यानी कि जो तहरीक है इस सिलसिले में उसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। पहली आपने सुन ली देवबंद, तहरीक देवबंद, दूसरी तहरीक अलीगढ़ और तीसरी नदवी तहरीक। अभी चौथी जो तहरीक उसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामी। इसके जो बानी थे वो मौलाना मोहम्मद अली जोहर थे और ये 29 अक्टूबर 1920 को स्टार्ट हुई। इन्होंने भी जदीद तालीम और मजहबी तालीम का नारा लगाया कि हम अपने इदारों के अंदर इन दोनों उलूम को साथ लेके चलेंगे, और हम एक ऐसे लोग चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो सही मानों में मुसलमान हों, वो सिर्फ अकीदे के मुसलमान ना हों, ईमान के मुसलमान ना हों, बल्कि वो अमली मुसलमान हों। और ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन इस तहरीक को ज्यादा पजीराई इसलिए ना मिली कि ये तहरीक उस वक्त चूंकि पाकिस्तान बढ़ने के जो हालात थे और जो पाकिस्तान की तंजीम है, पाकिस्तान के हवाले से जो मुसलमान हैं वो भी मुनज़्ज़म हो रहे थे, तो इसलिए इस तहरीक ने 2 कौमी नजरिए की मुखालफत की, जिसकी वजह से जो ज्यादा मुसलमान हैं वो इस इदारे की तरफ ना जा सके, और इसलिए हिंदुस्तान की तारीख में तालीमी तारीख के अंदर इस जो तहरीक ने वो ज्यादा बड़े नकूश या अच्छे नकूश नहीं छोड़े, बल्कि यह है कि इनकी भी कोशिश अहयाए उलूम दीन था।
तो बहुत सारी ये मैं आपसे शेयर करना ये चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने अपने लेवल की कोशिशें की, उसके नतीजे के तौर पर जो मुसलमान हैं उन्होंने अपने लेवल की कोशिश की। इंशाल्लाह अभी इसके बाद जो अगला मेरा लेक्चर है उसमें तहरीक पाकिस्तान के बाद, क़याम पाकिस्तान के बाद, पहले जो मैंने बताया वो क़याम पाकिस्तान से पहले के हालात हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अब एजुकेशन के अंदर जो क़याम पाकिस्तान के बाद के हालात हैं वो इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।